So hi once again everyone. In today's video, I will be continuing with the last video which was refraction through curved surfaces. In this video, I will be covering the topics of class 12th. So continuing further, we will see हम देखेंगे आगे कर्व्ड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है हम कैसे देखते हैं या फिर उस पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है. सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें मैंने क्या कंसिडर किया है, मेरे पास दो मीडियम है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का μ1 और आई कैन राइट इट एज n1 बिकॉज इन मैनी बुक्स इट इज़ रिटन एज n1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सेपरेशन और द डिफरेंट मीडिया इज μ2 या फिर मैं ये कह लूँ इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लेता हूँ. ठीक है. अब मेरे पास एक इस कर्व्ड सरफेस के अलोंग एक मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है. इस प्रिंसिपल एक्सिस पे के ऊपर मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O कंसिडर किया है. इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O के बाद से मैंने इस कर्व्ड सरफेस के लिए एक पोल कंसिडर किया है. अब इसके बाद से ये जो O ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे जब यहाँ से इल्यूमिनेट होगा तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है जिसका नाम मैंने OA दिया हुआ है. ठीक है. ये OA पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है और A पे रिफ्रैक्शन होने के बाद, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, आई एम कंसिडरिंग दिस वन एज रेयरर एंड दिस वन एज डेंसर मीडियम. तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. नॉर्मल क्या है यहाँ पे, दिस ब्लू लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम C इज द नॉर्मल. ओके, ये नॉर्मल है, CA नॉर्मल है, ये लाइन जो आगे एक्सटेंड हो गया है. ठीक है. और P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है, P से लेकर जो C तक का डिस्टेंस है वो है क्या हमारे पास, P से लेकर जो C तक का डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होने के कारण से रे OA बाद में क्या फॉलो करता है, AI पाथ फॉलो करता है और AI पाथ फॉलो करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस को जाके I पॉइंट पे कट करता है. ठीक है. अब अगेन O से मैं एक और रे कंसिडर करता हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस को फॉलो करते हुए जाता है, पोल के पास इंसिडेंट होता है और क्योंकि यहाँ पे एंगल I की वैल्यू 0 है तो एंगल R की वैल्यू भी 0 होगा और ये पाथ फॉलो करते हुए सीधा निकल जाता है. ठीक है. और ये दोनों के दोनों रे यानी कि मैं कह लूँ रिफ्रैक्टेड रे PI और AI इस पॉइंट पे कंसिडर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ I पे बनेगा. ठीक है. आई होप ये क्लियर है सभी को. अब अगर मैं इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस से इंक्लिनेशन देखूं तो ये मिलता है मेरे को एंगल अल्फा, मैं कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है. अब मैं अगर इमेज यानी रिफ्रैक्टेड रे का कंसिडर करूँ एंगल या इंक्लिनेशन तो ये मैं कहता हूँ इसको लेट से बीटा. ठीक है. अब यहाँ पे जो नॉर्मल रे है यानी CA, इसका मैं इंक्लिनेशन कंसिडर कर रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस से लेट से गामा. ये एंगल कंसिडर करने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि A पॉइंट पे जब ये OA रे आ रहा था तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा था, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और यही रे जब आगे जा रहा था, AI पाथ को फॉलो कर रहा था तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा था, एंगल R. ये सारी वैल्यूज बताने के बाद अब मैं चाहूँ तो O का डिस्टेंस P से ये भी बता सकता हूँ. O का डिस्टेंस जो होगा P से वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिंबल U से. अब अगर मैं P से ही इमेज का डिस्टेंस कंसिडर करूँ दैट इज I, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ V से. ठीक है. आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं. अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो A पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन I अपॉन sin R equals to refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ये हमारा स्नेल्स लॉ. इस इक्वेशन को मैं एज इट इज रहने देता हूं. इसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड में मैं अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं. और ये मैं कह लूं कि मैं I और R की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, बट फॉर दैट let's say I have to calculate alpha or I have to make a relation between I alpha and gamma or I alpha and beta.
इसके लिए मैं देखिए, अगर मैं सबसे पहले ट्राइंगल, लेट से ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी को मैं ध्यान से देखूं, ट्राइंगल ए ओ सी को मैं ध्यान से देखूं, तो जो एंगल आई है, जो एंगल आई है बेसिकली एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मेरे को रिलेशन मिलेगा I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, यहां से अल्फा प्लस गामा। अब यहीं पे मैं एक दूसरा रिलेशन देखूं, दूसरा रिलेशन है ट्राइंगल ए सी आई, ट्राइंगल ए सी आई। इस ट्राइंगल को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरे को गामा जो है एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है सम, और इंटीरियर अपोजिट एंगल आर और बीटा दिख रहा है, तो गामा विल बी इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं फिर से इसकी वैल्यू लिख देता हूं, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। इस वाले इक्वेशन से मैं चाहूं तो r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा से r की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब ये वैल्यू i और r की मेरे पास मिल गई, और इस वैल्यू को मैं चाहूं तो स्नेल्स लॉ वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर सकता हूं, जो कि होगा साइन i की जगह पे मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई साइन गामा माइनस बीटा। ठीक है, देयर आर टू मेनी डॉट्स आई नो, बट ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये वैल्यू थी n2 अपॉन n1 के, ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। अब देखिए क्या है कि अगर ये एंगल्स अल्फा बीटा गामा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री बताती है अगर ऐसा है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो इंस्टेड ऑफ साइन अल्फा प्लस गामा आई कैन राइट इट एज अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू मिलेगा n1 टाइम्स अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू n2 टाइम्स गामा माइनस बीटा, ठीक है। ये वैल्यूज मिलने के बाद अब मेरे को क्या करना है, अल्फा गामा बीटा की वैल्यू रिप्लेस करना है। इसके लिए अगेन मैं ध्यान दूं अपने उसी ट्राइंगल्स में, तो ट्राइंगल्स में ध्यान दें, तो इस ट्राइंगल में फिर से ध्यान दीजिए, ट्राइंगल AOM को ध्यान दें, ट्राइंगल AOM को ध्यान दें, और मैं AM की वैल्यू को मैं कह देता हूं H, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H और U में लिखना है मुझे, तो परपेंडिकुलर और बेस को कंबाइन करने वाला tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहां से मैं tan अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट वाज H अपॉन U, और U का साइन होगा माइनस में क्योंकि वो जा रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और अगेन अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं, तो बीटा इक्वल्स टू tan बीटा इक्वल्स टू यहां पे ध्यान से देखूं, tan बीटा इक्वल्स टू H अपॉन V, ठीक है, H अपॉन V, H इज परपेंडिकुलर, V इज द बेस, H अपॉन V। और इसी तरीके से मैं गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूं, तो गामा विल बी इक्वल्स टू tan गामा विल बी इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज H, एंड
द डिस्टेंस, यहाँ पे जो डिस्टेंस मैं कंसिडर करूंगा वो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसिडर करूंगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि मेरा जो कर्व सरफेस है उसका अपर्चर बहुत कम है, तो ये ए पॉइंट बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, और नज़दीक नज़दीक आने के कारण से जो मैं ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ ये एम और पी कॉन्साइड या ओवरलैप कर जाएगा। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पी से सी तक का डिस्टेंस है वो एम से सी तक का भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए मैं लिखूंगा एच अपॉन आर। ठीक है, मेरे को ये जो सारी वैल्यूज मिली है इस इक्वेशन में रिप्लेस करने के बाद इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, n1 अंडर ब्रैकेट h अपॉन माइनस u प्लस टाइम्स ऑफ गामा की जगह पे लिख सकता हूं h अपॉन r दिस पेन टैब इज गेटिंग टू मच सेंसिटिव, कोई बात नहीं। यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी n1 why it's not writing properly, हाँ n1 अंडर ब्रैकेट अल्फा की वैल्यू है h अपॉन माइनस u प्लस टाइम्स ऑफ गामा की वैल्यू है h अपॉन कैपिटल R। ठीक है, इज इक्वल टू n2 टाइम्स गामा की वैल्यू अगेन क्या है h अपॉन कैपिटल R माइनस बीटा की वैल्यू है h अपॉन स्मॉल v। इसको रीअरेंज करेंगे, रीराइट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें फर्दर सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू विथ माय पेन टैब, बिकॉज अभी जो मैं राइटिंग पार्ट कर रहा हूँ माउस के हेल्प से कर रहा हूँ तो इट विल टेक मच ऑफ अ टाइम। सो इसको फाइनल सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन मिलता है वो मिलता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई द रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ये फाइनल इक्वेशन है जो हमें चाहिए आगे लेंस मेकर फॉर्मूला को समझने के लिए। ठीक है, अगर ये इक्वेशन समझ में आ गया है तभी हम लेंस मेकर फॉर्मूला को सही से समझ पाएंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर इस इक्वेशन में कहीं पे भी डाउट है then it will create hell lot of problem while understanding the lens makers formula। आई होप ये सारी चीज़ें सभी को समझ में आई होगी। अगर नहीं आया तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट इन अ ईजी वे इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट स्लाइड में देखो मैंने क्या किया था, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने यहाँ से कॉन्वेक्स सरफेस लिया था, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कॉन्केव सरफेस लेकर यही रिलेशन फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बस बता देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ है, ऑब्जेक्ट ओ से रे ऑफ लाइट निकलती है और लेट से ए पॉइंट पे जाकर रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, ए पॉइंट पे रिफ्रैक्ट होने के बाद क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल जो कि मैंने सी ए जो नॉर्मल है मेरा ब्लू लाइन है जो कि आगे एक्सटेंड हुआ है सी ए की तरफ बेंड हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द एंगल दिस वन, दिस इज एंगल आई एंड दिस वन, दिस इज एंगल आर। आई यहाँ पे ज़्यादा है आर से, ऑब्वियसली रेयरर से डेंसर में जा रहा है इसलिए, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। ये रे ऑफ लाइट कभी भी आगे जाकर अगर मैं एक और रे कंसिडर करूं ओ से प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, आगे जाके कभी कट या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया है और पीछे एक्सटेंड करते हुए मैंने देखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस को आई पॉइंट पे कट कर रहा है। जो दूसरा रे मैं कंसिडर करता हूं अगेन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कंसिडर करता हूं और वो पी पॉइंट पे रिफ्रैक्ट होता है और सीधे सीधे पास कर जाता है, सीधा लाइन पे फॉलो हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ है, इमेज जो बन रहा है वो आई है और मैंने इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो कि एम है प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ए जो है पी के पास में होगा और एम जो है पी के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा। ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद मैं कहता हूँ सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। फिर यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हो जाएगा मेरे पास यू जो कि पी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस है। जो आई से लेकर पी तक का डिस्टेंस है वो होगा इमेज डिस्टेंस जिसकी वैल्यू होगी वी। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगेन मैं इंसिडेंट रे का इंक्लिनेशन देखूंगा प्रिंसिपल एक्सिस से जो होगा अल्फा, और इमेज यानी कि रिफ्रैक्टेड रे का मैं
इंक्लिनेशन देखूंगा जो मैं यहाँ मान लेता हूँ लेट्स से बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी नॉर्मल वाली लाइन है उसको उसका इंक्लिनेशन मैं नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस से मानता हूँ लेट्स से गामा। मैंने अभी बोला कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड द ब्लू लाइन दैट इज नॉर्मल, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है मेरे पास एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है एंगल आर। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर ये एंगल आर है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आर होगा। ये छोटा सा जो मैंने रेड डॉट बनाया है, रेड मार्क किया है, ये आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये सारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है, तो अगेन वही चीज या क्या एंड एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का रिलेशन लगा के मैं अल्फा बीटा आई गामा आर के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ध्यान दूँ, कौन सा ट्राइंगल में ध्यान दूँ, ओ ए सी, ओ ए सी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अल्फा प्लस आई इक्वल्स टू गामा है। क्यों? गामा इज द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर अल्फा एंड आई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल आई सी ए ध्यान दूं, आई सी ए ध्यान दूं, तो इसमें बीटा प्लस आर की वैल्यू गामा है, इसमें बीटा प्लस आर की वैल्यू गामा है। ठीक है, ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां से आई की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, यहां से आई की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं तो वो मेरे पास आता है गामा माइनस अल्फा। यहां से मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो आता है मेरे पास गामा माइनस बीटा। अगेन पॉइंट ए पे मुझे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, और मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी, जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखता हूं साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन n2 अपॉन n1। ये n2 है भाई, ये n2 है, n2 अपॉन n1। ठीक है, अब i और r की वैल्यू जो कि मैंने कैलकुलेट किया वो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो i और r की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, लेट मी सी माई पेंटैब इज इट वर्किंग और नॉट अगेन। ओके, सी साइन i की वैल्यू साइन नाउ इट्स वर्किंग। हाँ, साइन i की वैल्यू देखिए, i की वैल्यू मैंने क्या निकाला था, अल्फा गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गामा माइनस अल्फा। ठीक है, और साइन r की वैल्यू मैंने क्या निकाला था, साइन r की वैल्यू गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 के। ठीक है, अगेन वही चीज़ें कि इफ़ द एंगल इज टू मच स्मॉल देन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा, तो इसलिए इस रिलेशन को मैं फर्दर रीराइट कर सकता हूँ गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिलेशन आएगा n1 टाइम्स ऑफ गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 टाइम्स ऑफ गामा माइनस बीटा। ठीक है, अगर ऐसा भी सही है तो आगे क्या बढ़ें, आगे अगेन गामा अल्फा गामा बीटा या फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, डायग्राम में जाते हैं और अगेन वही राइट एंगल ट्रायंगल जहां से हम बोलते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हुआ तो tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा, और लेकिन tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो होती है परपेंडिकुलर वन बेस। और अगर मैं अपने डायग्राम में ध्यान से देखूं, कहाँ के डायग्राम, अरे फिर से, हाँ ठीक है, अगर मैं डायग्राम में ध्यान से देखूं तो ये जो एंगल सॉरी ट्रायंगल है OAM, तो इसमें अल्फा की वैल्यू दिख रही है। अगर मैं ये डिस्टेंस सॉरी ये हाइट h मान लेता हूँ तो h अपॉन u, ठीक है, h अपॉन u, क्योंकि परपेंडिकुलर है AM और बेस है OM, तो OM और OP का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, इसलिए अगर OM की वैल्यू मुझे लिखनी है तो वो OP के बराबर होगी, क्योंकि मैंने कहा है कि M और P कोइंसाइड कर जाएंगे अगर मैं A को बहुत कम नज़दीक लेते आता हूँ। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी h, ओके गुड, एक मिनट, h अपॉन माइनस यू, क्योंकि वो ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है जो मेजरमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बीटा कैलकुलेट करूं तो बीटा की वैल्यू होगी 10 बीटा। अब ये 10 बीटा की वैल्यू जो होगी, 10 बीटा की जो वैल्यू होगी
यहाँ पे ध्यान से देखिए, tan बीटा की वैल्यू जो ट्राइंगल है वो है IMA, जिसमें h अपॉन i से लेकर m तक का डिस्टेंस, जो कि कुछ नहीं है i से लेकर p तक का डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है v, यानी कि h अपॉन माइनस v, ये वैल्यू होगी बीटा की। इसी तरीके से अगर मैं गामा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो गामा की वैल्यू के लिए ट्राइंगल होगा CMA में परपेंडिकुलर दिख रहा है h और बेस दिख रहा है c से लेकर m तक डिस्टेंस, c से लेकर m तक या c से लेकर p तक, जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, जो होगा r, यानी कि अगर मैं लिखूं tan गामा, जिसकी वैल्यू होगी h अपॉन माइनस r, क्योंकि all the distances are measured opposite in the direction of incident ray, that's why I have taken all the distances as negative। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करता हूँ इस इक्वेशन में तो मेरे को अगेन रिलेशन पहले जैसा ही मिलेगा। कैलकुलेशन पार्ट है, सॉल्व करना है, बेटर यू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ओके, so that if you find any difficulty in solving, I'll solve it in the next video. Otherwise, I am facing problem while writing with the mouse, that is why I'm not solving it. Though we will have the relation, the same relation, n2 upon v minus n1 upon u equals to n2 minus n1 upon r. This will be the relation same as earlier, okay? ये दोनों relation हमारे पास आएंगे और दोनों के दोनों similar होंगे, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट स्लाइड या फिर मैं कहूँ कि नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज दिस वीडियो इज टू लॉन्ग नाउ, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द लेंस मेकर फॉर्मूला बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।